हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता है। सांस्कृतिक विभिन्नता तो आप जानते ही हैं। कहते हैं कि अगर हर कोश में अगर पानी बदल जाता है तो हर एक कोश में यहाँ पे वाणी भी बदल जाती है। दिस इज़ ट्रू। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 600 डायलेक्ट्स हैं जो कि लोग बोलते हैं। काफ़ी सारे तो काउंटेड और काफ़ी सारे नहीं, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के बारे में नहीं बात कर रहे, आज हम जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत पहले आ चुकी थी। अराउंड 1970 जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय रियलाइज़ हुआ कि इंडिया वॉज वंस अ कंट्री जहाँ पे कम से कम 40,000 टाइगर्स खुलेआम घूमते थे। पर 1970s तक आते आते उनकी तादाद या उनकी पॉपुलेशन सिर्फ थाउजेंड्स में रह चुकी थी, 1000, 2000, 3000 एक्सेट्रास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वरिड ऑफ दिस चेंज, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट टाइगर लेके आ चुके थे टाइगर्स को बचाने के लिए। बट सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर की बात नहीं करें, बात है नेशनल पार्क्स की। इंडिया में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जिससे कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। नाउ दिस इज समथिंग जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ काजीरंगा इज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू गेट द सैटेलाइट फोन। तो ज़रा डिस्कस करते हैं न्यूज़ को थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स के, जैसे जैसे इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है। फिर देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है। फिर देखेंगे कि थ्रेड्स क्या हैं इन सारे नेशनल पार्क को, और इस न्यूज़ की क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरी स्टोरी में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टू अंडरस्टैंड नेशनल पार्क क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है। इनकी ज़रूरत, एज आई सेड, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जोग्राफिक या फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम एक ऐसे देश हैं जो कि 2.5% ऑफ द लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। लैंड सिर्फ 2.5% है, पर ग्लोबल डाइवर्सिटी 18%। 18% और बायोडाइवर्सिटी यहाँ रहती है। 7 मेजर हॉटस्पॉट, 4 मेजर हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ मिले जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी में 7th रैंक में हम आ जाते हैं। इसी के साथ बट दिस डाइवर्सिटी इज थ्रेटन बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंक्लूड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होती है, जो इन्वायरमेंट को हर्ट होता है, या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, पोचिंग वगैरह, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ थ्रेटन्ड है। देखा जाए हमारे जो 7 बहुत ज़्यादा मेजर एनिमल्स हैं जो आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं, जैसे टाइगर हो, एलिफेंट हो, वो सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। मे बी शायद नेक्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी या कोई और बुक पढ़ें तो लिखा होगा कि ये स्पीसीज कभी इंडिया में पाई जाती थी। इस चीज़ को बचाने के लिए वी केम विद द इनिशिएटिव नेशनल पार्क। अब आप सोच रहे होंगे आज़ादी के बाद ऐसा हुआ होगा, नहीं। हमारा जो फर्स्ट नेशनल पार्क था दैट इज, हे आपका जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, वो आज़ादी से पहले 1936 में ही डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट 1972 इज द डेट जहां से हम ऑफिशियली नेशनल पार्क पे काम करना शुरू करते हैं, बट उससे पहले 5 नेशनल पार्क हम पहले ही बना चुके थे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज द वन जिसके तहत नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहला कौन सा, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। 1970 में फर्स्ट नेशनल पार्क जब आपके बने थे अंडर द लीगल एक्शन, उससे पहले 5 पहले एग्जिस्ट करते थे। साथ में कुछ और टिडबिट्स आप याद कर सकते हैं नेशनल पार्क के बारे में, जैसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, इट इज हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में पाया जाता है। भारत का सबसे पहले मरीन नेशनल पार्क कौन सा है, कौन सा बना था, ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में पाया जाता है, और 1982 में इसको मरीन नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, इकलौता नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग है, मैं मजाक नहीं करी। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि मणिपुर के केम्बुल लामजो एरिया में मिलता है, दैट इज केम्बुल लामजो नेशनल पार्क। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ डियर मिलती है, संघाई डियर, बहुत फेमस है। सो दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बोथ द टू थिंग्स, पहले फ्लोटिंग नेशनल पार्क होने की वजह से, और दूसरा संघाई डियर की वजह से। आई होप इससे आपको नेशनल पार्क समझ में आ गए होंगे, क्यों लेकर आए, कब आए, किस लॉ के तहत बनते हैं। साथ में ये भी आप जान सकते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व 3 तरह की कैटेगरी होती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई हैं। फर्क ये होता है, नेशनल पार्क में ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं। ये फर्क आप जरूर ध्यान रखें, इससे नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। साथ में अब जरा जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, बिकॉज यही हमारी न्यूज़ थी।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आसाम में पाया जाता है और इकलौता नेशनल पार्क नहीं है आसाम का। यहाँ पे और जो फेमस नेशनल पार्क है दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन इज ओरांग, योर काजीरंगा एंड देब्रू-सिखा, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है वहाँ के। काजीरंगा इटसेल्फ 1974 में इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क और 1984 में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस में डाल दिया गया। नॉट जस्ट दिस, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एज वेल, जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर करती है। यहाँ से डिफ्लू नाम की रिवर क्रॉस करती है और नेशनल हाईवे 37, ये डिटेल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल आप कोई पेपर लिखने जाएंगे और नेशनल पार्क में अक्सर ये चीज़ लिखी होती है कि हाईएस्ट पीक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कल्चरल ट्रेड कौन सा मिलता है, कौन सी स्पीसीज बहुत फेमस है, कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है। अगर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए पेपर मारना बहुत आसान होगा, स्पेशली प्रीलिम्स, वो आपके सर पर है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द राइनो स्पीसीज काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलती है। But this national park, despite its famous, is actually under the threat. Almost most of the national park. कुछ रीज़न बहुत कॉमन है, जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, या हंटिंग एंड पोचिंग जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी है, ये तो नॉर्मल रीज़न है। इस पे और मुद्दा खराब तब हो जाता है जब जो आपके फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं जिनका काम है फॉरेस्ट को बचाने का, दे आर हैंडीकैप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। नेशनल पार्क इतना बड़ा वाइल्ड एरिया होता है जिसमें जो आपके मोबाइल फ़ोन के टावर्स कम होते हैं, तो कम्युनिकेशन और मुश्किल हो जाती है। नेशनल पार्क अक्सर रिमोट एरिया में मिलते हैं, तो जो फॉरेस्ट रेंजर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड एडिंग टू दैट, मेनी ऑफ द नेशनल पार्क आर वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर। जैसे आप गिर नेशनल पार्क ले लीजिए, रिसेंटली मेनी लायंस डाइड इन द गिर नेशनल पार्क बिकॉज ऑफ द वायरल डिजीज डिस्टेम्पर। साथ में सांभर नेशनल पार्क में देखा गया कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं वो एक वायरल अटैक से मर रहे थे। इसी के साथ अगर काजीरंगा को ही देखा जाए तो वहाँ पे 70% ऑफ द काजीरंगा एरिया इज़ वल्नरेबल टू फ्लड, और हर साल काजीरंगा बहुत सारे राइनोसोरस को लूज कर देती है बिकॉज हमारे पास फ्लड्स डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अब वहाँ के फॉरेस्ट रेंजर्स को सैटेलाइट फ़ोन मिल चुका है, वो मोबाइल कम्युनिकेशन में डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इंटीग्रेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन इससे काफ़ी साफ हो जाएगी। ओवरऑल दिस थिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पोचिंग एंड इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पोचिंग कम हो जाएगी क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, बहुत तेज़ रिस्पॉन्स होगा, और साथ में इमरजेंसी के सिनेरियो जब होता है, जैसे फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो बहुत जल्दी वो अपने आप को मोबिलाइज कर सकते हैं। नाउ दैट इज़ फॉर ऑल। ये आपकी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड इफ दैट इज़ द केस देन लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड जॉइन अस बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।